Hello guys, it's Madhu with another video of inorganic chemistry in front of you. Welcome to my channel. So here we are gonna to discuss about next topic which is general electronic configuration. क्योंकि हम ट्रांजिशन सीरीज पढ़ रहे थे और उसमें हम थर्ड ट्रांजिशन सीरीज यानी कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो हमारे पास 3D थी उसको हम डिस्कस कर रहे थे। उसके अंदर हमने सबसे पहले व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते क्या हैं, यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्चुअल में क्या होते हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ ये हमने डिस्कस कर ली थी। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं किसको है कि किसी भी एटम के अंदर ये एटम होता है, यहाँ पे न्यूक्लियाई होता है, तो किसी भी एटम में हम इलेक्ट्रॉन्स की जो व्यवस्था होती है उसको किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यानी इलेक्ट्रॉन्स की जितनी संख्या होगी ना उसको हम किस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे किसी भी परमाणु के लिए, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या फिर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं। अब क्योंकि हम पूरे एक पीरियड की बात कर रहे हैं, क्योंकि 3D जो सीरीज़ है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो है वो कि पूरे एक पीरियड के अंदर आती है, तो हम किसी स्पेसिफिक एक तरीके से नहीं लिख सकते ना। तो इसके लिए हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को डिफाइन करेंगे। इसके अंदर क्या होता है n-1 D1 to 10 NS1 to 2 इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, जहाँ पे n बराबर हमारे पास 4 होता है, क्योंकि मैक्सिमम जो शेल्स होते हैं ना, आउटर मोस्ट शेल जो होता है वो 4th होता है हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, क्योंकि लास्ट जो होता है एन की जो नंबर होती है यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर हमारे पास 4 होता है, तो हम कहेंगे कि एन की वैल्यू हमारे पास 4 होगी। तो अगर हम 3D की बात पर करें स्पेसिफिकली तो हम कहेंगे n-1 D1 to 10 और NS1 to 2 को हम कैसे लिखेंगे कि 3D1 to 10 और 4S1 to 2, क्योंकि n इज इक्वल टू 4 रखा है तो 4 - 1 इज इक्वल टू 3, 3D1 to 10 और 4S1 to 2। यानी कि स्पेसिफिकली अगर हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करें तो 3D1 to 10 और 4S1 to 2 हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं स्कैंडियम की, तो इसको हम आर्गन तक तो ऐसे लिखेंगे, और अगर हम इसको आर्गन को अगर हम और ज़्यादा एक्सपेंड करके देखें तो हम क्या करेंगे स्टार्टिंग से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3p6 तक। ये जो आर्गन जो है जो कि हमारे पास नोबल गैस होती है उसका हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गया, जिसको हम आर्गन को जो होते हैं क्लोज इंटरवल में लिख के यानी ब्रैकेट जो होता है बड़ा ब्रैकेट उसके अंदर लिख के आर्गन को और इस पूरे कन्फिग्रेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमने सेम काम किया, आर्गन 3D1 4s2, क्योंकि 18 के बाद 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में हो जाते हैं, तो इस चीज़ को हम 18 + 3 यानी 21, तो 21 इलेक्ट्रॉन्स को आर्गन 3D1 4s2। इसी तरह टाइटेनियम को 3D2 4s2, वेनेडियम 3D3 4s2 रिप्रेजेंट करेंगे। कॉपर एक बार हम छोड़ देते हैं, इसको हम आगे और करेंगे। मैग्नीज जो होता है उसको हम आर्गन 3D5 4s2, फेरस आयरन, इसको हम फेरस नहीं बोलेंगे क्योंकि फेरस तब कहते हैं जब आयरन जो होता है +2 स्टेट में होता है, और फेरिक तब कहते हैं जब +3 स्टेट में होता है। पर यहाँ पे ओनली आयरन की बात हो रही है, इसकी स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट की बात नहीं हो रही, ना ही वैलेंसी की बात हो रही है, तो इसको हम आयरन कहेंगे। आयरन जो है 3D6 4s2 इसकी कन्फिग्रेशन होती है। कोबाल्ट की इसकी 3D7 4s2 होती है। निकल की 3D8, आर्गन 3D8 4s2 होती है। कॉपर को हम फिर से डिस्कस करेंगे। जिंक जो होती है आर्गन 3D10 4s2 होती है। अब क्रोमियम और कॉपर को हमने अलग से दिखा रखा है। क्यों दिखा रखा है? क्योंकि देखिए हम यहाँ पे देखते हैं वेनेडियम 3D3 4s2 था, तो यहाँ पे 1 2 3, क्योंकि 4s का तो 2 ही है सब में, यहाँ पे भी 2 है, बट इन 2 स्पेशल केसेस में 4s1 है और 3D5 और 3D10 है। क्यों है? क्योंकि 3D3 आता, इसके बाद 3D4 आता, 4s2 आता, इसको हम नहीं लिख सकते। यानी क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम ऐसे 3D4 4s2 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि जो D होता है ना, D सब शेल और S सब शेल, इनकी एनर्जी 3D और 4s की एनर्जी लगभग बराबर होती है, यानी इक्वलेंट होती है इनकी जो एनर्जी होती है। इसलिए S वाला जो ऑर्बिट होता है, ऑर्बिटल अपने इलेक्ट्रॉन्स D को दे सकता है काफ़ी आसानी से। तो इसलिए यहाँ पे क्योंकि D में अगर एक इलेक्ट्रॉन S का आ गया तो ये 3D5 हो जाएगा। और इसी तरह अगर हम कॉपर की बात करें तो ये इसको
3d9 4s2 लिखने की बजाय हम अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है s का d को दे दें तो ये 3d10 हो जाएगा। 3d4 4s2 लिखने के बजाय 3d5 4s1 क्यों लिखते हैं, और 3d9 4s2 के बजाय 3d10 4s1 क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो d5 और d10 होता है ना, यानी कि d जब हाफ फिल्ड होगा और d फुल फिल्ड होगा, क्योंकि d सब शेल ऐसा होता है हमारे पास जिसके अंदर 5 और शेल होते हैं ना। डी एक सब शेल होता है जिसके अंदर 5 और शेल होते हैं। तो डी जब यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे तो हाफ फिल्ड हो जाएगा जब हम क्रोमियम की बात करते हैं, और 5 और हो जाएंगे कॉपर के केस में तो ये 10 हो जाएंगे। और हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड जो ऑर्बिट्स होती है, ऑर्बिटल्स होते हैं, वो हमारे पास मोर स्टेबल होते हैं कंपेयरिंग बाकी ऑर्बिट्स के। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसलिए हम ये कहेंगे कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन आर्गन 3d4 4s2 के कंपैरिजन में ये नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा, जबकि आर्गन 3d5 4s1 हो जाएगा इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसी तरह हम बात करें कि ये हमारे पास क्रोमियम का होगा सेम जो कॉपर होगा, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम 3d9 4s2 ना लिख के 3d10 4s1 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया आपको कि डी जो ऑर्बिट होगा हाफ फील्ड और फुल फील्ड होगा तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयरिंग अदर, यानी कि और कंडीशन के कंपैरिजन में 3d5 और 3d10 ज़्यादा स्टेबल होगा। इसलिए ये एक्सेप्शन होगा हमारे पास कि क्रोमियम और जो कॉपर होगा इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, आर्गन 3d5 4s1, आर्गन 3d10 4s1। यानी कि यहाँ पे सीधी सी बात करें तो जो 3d4 होगा और 3d9 होगा हमारे पास मिसिंग होगा। यानी कि बस इतना देखना हमें कि 3d4 और 3d9 हमें लिखना नहीं है, एक एक बढ़ाते जाना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। बट जहाँ पे भी 3d4 आ जाए ना तो इसको 5 कर दो, जहाँ पे 3d9 आ जाए ना तो इसको 10 कर दो, और s में से एक कम कर देना है। हमें क्या करना है, d में जब भी 4 और 9 आए तो हमें d में एक जोड़ देना है, और s में क्योंकि 2 होंगे उस टाइम, s में 2 होंगे तो उसमें से एक घटा देना है, यानी कि s का एक इलेक्ट्रॉन d में ट्रांसफर कर देना। सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह आएगा। क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शन होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के केस में, तो ये चीज़ ज़्यादा पूछी जाती है, इसीलिए हमने इसको और इसको स्टार कर रखा है। तो हमें ध्यान ये रखना है कि क्रोमियम और कॉपर का स्पेशल केस बनता है, तो इन चीज़ों को हम ज़्यादा ध्यान में रखेंगे। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह आएगा। अब हम बात कर लेते हैं एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई की। इस वीडियो में हम सिर्फ इनको डिस्कस करेंगे कि ये होती क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई किस तरह होती है, फिर पीरियड में ये किस तरह अपनी प्रॉपर्टीज़ दिखाती है, यानी एटॉमिक रेडियाई किस तरह होती है एक पीरियड के लिए या फिर 3D सीरीज़ के लिए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो बात करते हैं एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। आयोनिक रेडियाई, अगर आप मैथ के स्टूडेंट्स हैं तो आप रेडियाई का मतलब क्या समझेंगे कि कोई सर्कल है या फिर कोई स्फीयर है, ठीक है, और उसकी जो रेडियाई होती है यानी कि उसके सेंटर से लेके उसके सरकमफ्रेंस यानी परिधि पर कोई बिंदु होगा, इसके सेंटर से उसके सरकमफ्रेंस पे कोई एक पॉइंट होगा, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम आर रेडियाई बोलते हैं। इसी तरह अगर हम इसको इस सर्कल को एक एटम माने और ये जो सेंटर पॉइंट होता है न्यूक्लियस, एटम को एक सर्कल माने या फिर स्फीयर माने और उसका जो मिड पॉइंट होता है सेंटर पॉइंट होता है न्यूक्लियाई को माने, तो ऐसे में क्या होगा, न्यूक्लियाई और ये जो सरकमफ्रेंस होता है, जो सर्कल में तो सरकमफ्रेंस होता है बट एटम के अंदर क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल होता है, यानी बाह्यतम कोश होता है। बाह्यतम कोश, आउटर मोस्ट शेल होता है, आउटर मोस्ट शेल। तो एटम के अंदर क्या होता है कि सर्कल में क्या होता है, सेंटर और इसके सरकमफ्रेंस पे कोई पॉइंट होगा, दोनों के बीच की डिस्टेंस रेडियाई होती है। सेम वैसे ही किसी एटम में इसके सेंटर, एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, ये नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन्स के मध्य की दूरी, कि कोश तो खाली भी होता है और कोश ये नहीं तो है ही नहीं कि कोई लाइन होगा, कोश तो इतना मोटा भी हो सकता है, तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा ना हम वहाँ पे लोकेट करेंगे। तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की जो सीधी दूरी होगी इसको हम एटॉमिक रेडियाई कहेंगे, अगर हम एटम की बात कर रहे हैं तो। और अगर हम ये कहें कि ये कोई एटम है, इसमें से हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, +1 एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया या फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिए मान लो, तो एटम में को या तो इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे या फिर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो क्या बनेगा, आयन बनेगा। तो
अगर मान लिया कि ये कोई हमारा आयन बन गया, अब इलेक्ट्रॉन हमने मान लिया कि हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने पे ये क्या बनेगा, आयन बनेगा। तो आयन के इलेक्ट्रॉन, आइट्रोमोस्ट के इलेक्ट्रॉन और उसके न्यूक्लियाई के बीच की जो डिस्टेंस होगी, एटम के लिए बात करें तो एटम के न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच की दूरी जो होगी, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, यानी कि द डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम एंड द आउटर मोस्ट शेल्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। यानी कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की सीधी दूरी जो होगी परमाणुविक त्रिज्या कहलाएगी। इसको हम सर्किल से कंपेयर कर सकते हैं। और इसी तरह से आयन के लिए न्यूक्लियाई और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच की जो सीधी दूरी होगी उसको हम आयोनिक रेडियाई कहेंगे। मतलब क्या होता है कि रेडियाई क्या होती है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की दूरी होगी। पर अगर हम एटम की बात करते हैं तो एटॉमिक रेडियाई होगी, और आयन की बात करते हैं तो आयनिक रेडियाई होगी। ऐसे अगर मेटल की बात करें तो मेटेलिक रेडियाई होगी, और अगर मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल रेडियाई होगी। पर होगा क्या कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच की दूरी होगी, सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे एटॉमिक रेडियाई और इसको हम कहेंगे एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई।